ये क्या आ गया सर? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कल कहाँ तक हमने पढ़ा था? कल के सेशन में लास्ट चर्चा कहाँ की हुई थी? यानी कि हमने शाहजहां के शासनकाल के सैन्य अभियानों तक का चर्चा कर लिया है। अब हमें चर्चा करनी है कि शाहजहां के शासन, शायद बोर्ड हैंग कर रहा है, शाहजहां के शासनकाल में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो एक हम बात करेंगे शाहजहां के शासनकाल की। पहले तो हेडिंग शाहजहां ही लिख लो। शाहजहां 1500 सॉरी 1628 से 1556 तक था, या 8 तक, सॉरी 58 तक, इतना था ना शासनकाल। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें चर्चा करना है, राजपूत नीति। यानी इसके शासनकाल में जो है राजपूत नीति कैसी थी, क्योंकि राजपूत नीति अकबर से शुरू हुई, जहांगीर के शासनकाल में भी देखने को मिली। तो शाहजहां के शासनकाल में राजपूत नीति कैसी थी? पहला पॉइंट नोट करिए, मुस्लिम कन्याओं का हिंदुओं से विवाह निषेध कर दिया। मुस्लिम कन्याओं का विवाह निषेध कर दिया। पर यहाँ ये बात मेंशन नहीं है कि हिंदुओं से ये विवाह करते थे। हो सकता है कि हिंदू अगर महिला हो तो उनसे ये शादी करते थे, लेकिन अगर कन्या मुसलमान हो तो उसकी शादी किसी हिंदू से नहीं करने देते थे। ये हिंदू की महिलाओं से विवाह करते थे, लेकिन अपनी कन्याओं का विवाह किसी और धर्म में नहीं होने देते थे। इसके अलावा इसके शासनकाल में हम देखेंगे कि राजपूतों की जो पदवी थी इतनी अधिक नहीं रही जितनी जहांगीर और उसके शासनकाल में। तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि राजपूतों की स्थिति जो है इसके शासनकाल से कमजोर होनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, धार्मिक नीति। धार्मिक नीति, आप लोग को कब घर जाना है? 30 को आप लोग घर जा रहे हैं या जाना ही नहीं है? मैम आप तो शायद नौकरी में है ना, तो आपको छुट्टी अभी मिल जाती है या अपने छुट्टी पर हो? अच्छा अच्छा, लिखो, पिता के शासन में, पिता यानी जहांगीर के शासन में, जहांगीर के शासन में बनवाए, जहांगीर के शासन में बनवाए गए मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया। क्योंकि यहां भी देखो हिंदुओं से विवाह नहीं, तो कह सकते हैं हिंदुओं के प्रति इसकी नीति में हमें बदलाव देखने को मिला। तो जहांगीर द्वारा बनवाए गए हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश। दूसरा लिखो, सिजदा प्रथा को समाप्त कर, सिजदा प्रथा, सबसे पहले सिजदा प्रथा शुरू किसने की? हाँ, बलबन। सिजदा प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार ए तस्लीम की शुरुआत, उसके स्थान पर चहार ए तस्लीम की शुरुआत। अब यहां है कि चहार ए तस्लीम क्या थे? तो सिजदा प्रवस्था में होता था कि आप सिर्फ सर को झुकाते थे, किसी के सामने आप सिर्फ ऐसे सर को झुकाना था।
चहार ए तस्लीम, इसीलिए कहा जाता है कि सिजदा प्रथा और चहार ए तस्लीम में बहुत अंतर नहीं था, उसमें अर्थ भी झुकना ही था किसी के व्यक्ति, लेकिन यहाँ पर क्या था, सिर्फ ऐसे सिजदा किया जाता है, यहाँ था कि अपना ये हाथ जमीन तक ले जाना था और जमीन से झुकाते मतलब और अधिक झुकना, तो बहुत अंतर नहीं था। तो यही मतलब इसमें भी झुकना ही, सामने वाले सिजदा झुकना ही था, पर पहले हाथ को जमीन तक ले जाना था और तब उठाते हुए सलाम करना था, ऐसे करते हैं ना सिजदा करने के लिए। तो ये थी। नेक्स्ट लिखो। इलाही सनवत के स्थान पर इलाही सनवत के स्थान पर पुनः हिजरी सनवत के इलाही सनवत के स्थान पर पुनः हिजरी सनवत, इलाही सनवत के स्थान पर फिर से क्या ला देगा, हिजरी सनवत। अब हिजरी से सॉरी हाँ, हिजरी से इलाही किसने किया था, हिजरी से इलाही अकबर ने किया, इसने क्या किया, पुनः क्या कर दिया, इलाही से हिजरी सनवत कर दिया। नेक्स्ट लिखो। किसी राजपूत को सूबेदार पद नहीं, किसी भी राजपूत को सूबेदार पद नहीं, यानी इसके शासनकाल में हमने पहले ही बात की थी कि उनकी स्थिति कमजोर होती गई, लेकिन एक अपवाद है जिसे इसने सूबेदार का पद दिया था, ऐसे ब्रैकेट में अपवाद करके लिख लो उसका नाम, राजा रघुनाथ। राजा रघुनाथ, याद करो जब मराठों के संघर्ष की हम बात करते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं रघुनाथ जी के बारे में। जो राजा रघुनाथ था उसका चाचा था जो चाहता था कि मैं अगला बन जाऊं पेशवा के पद, तो राजा रघुनाथ जो था इसे इसने बनाया था। और याद रखेगा ये राजा रघुनाथ जो था ये शाही दीवान था, शाही दीवान पद क्या मिला था इसे, शाही दीवान का पद मिला था। अच्छा ये राजा रघुनाथ है, अच्छा नहीं ये अलग है, वो रघुनाथ राव नाम है जो पेशवा के लिए लड़ा था, सॉरी वो रघुनाथ राव है, ये नहीं था। नेक्स्ट लिखो। अन्य कार्य, अगली हेडिंग बना लो अन्य कार्य, मतलब और क्या क्या इसने किए थे, ये तो धार्मिक के अंतर्गत हम रख सकते अन्य, ये मेनली हम पॉइंट को राजपूत नीति के अंतर्गत भी रख सकते हैं क्योंकि राजपूतों से संबंधित है। अन्य कार्य नहीं लिखो, सुधार। और क्या क्या किया, पहला पॉइंट देखो, इसके शासनकाल में या शाहजहां के शासनकाल में सूबों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। और औरंगजेब के यानी कि अकबर के शासनकाल और जहांगीर के शासनकाल में 15 सूबे थे, इसके समय 18 हुए। और ये 3 सूबे कौन निर्माण करता है उसे लिखो, यानी अकबर और जहांगीर के शासनकाल तक कितने सूबे थे, सिर्फ 15 थे, इसने 3 नए सूबों का निर्माण किया था। वो लिखो किस क्षेत्र को काटकर कौन सा नया सूबा बना था, तो पहला लिखो बंगाल को, बंगाल से उड़ीसा लिख लो, बंगाल से उड़ीसा, यानी पहले एक बंगाल सूबा था उससे अलग करके एक उड़ीसा सूबा बनाया। हाँ नेक्स्ट लिखो मुल्तान से थट्टा, मुल्तान से थट्टा बना अगला सूबा। और तीसरा लिखो लाहौर से कश्मीर, लाहौर से कश्मीर, यानी अब सूबों की संख्या 18 और औरंगजेब के समय काल में 2 और नए सूबे जुड़ जाएंगे तो 20 सूबे हो जाते थे। तो ये सूबों की संख्या में वृद्धि हुई इसके शासनकाल में। दूसरा पॉइंट लिखो राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित, अन्य कार्यों में सुधारों में सॉरी राजधानी कहां हो जाती है, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित। अच्छी पैदावार के लिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अच्छी पैदावार के लिए
फैज नामक नहर का निर्माण, फैज 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 नामक नहर का निर्माण तथा तथा नहर ए साहिब का मरम्मत, यानी नहर ए साहिब पहले से नहर थी और फैज नई नहर बनाई गई, यानी कि कह सकते हैं कि ये कृषि कार्यों में सुधार की जो है बात किया था, कृषि कार्यों में सुधार जो है हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट, नहर ए साहिब, ये पहले से थी तो इसकी इसने मरम्मत सिर्फ कराई थी और फैज नामक जो है नहर का निर्माण करवाया गया था इसी के शासनकाल में। नेक्स्ट लिखो, शाहजहानाबाद शहर की स्थापना, शाहजहानाबाद नेक्स्ट, विदेशी यात्री लिखो, फ्रांसीसी में लिख लो ट्रैवनियर और बर्नियर, फ्रांसीसी यात्रियों में लिख लो दो जो आए थे, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी में याद रखिएगा ट्रेवनियर और बर्नियर। ट्रेवनियर और बर्नियर। नेक्स्ट लिखो, इटली यात्री या इटली के यात्री पीटर मुंडी और मनुची, पीटर मुंडी और मनुची, पीटर मुंडी और मनुची, ये दो इटली से आए हुए यात्री शाहजहां के शासनकाल के हैं और वो दोनों फ्रांसिस से यानी फ्रांस से आए हुए यात्री हैं, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब जो मनुची है इसकी एक यात्रा वृतांत है, जैसे हमने प्राचीन में कई यात्रा वृतांतों का नाम सुना है, तो मनुची की एक यात्रा वृतांत है जिसे कहते हैं एस्टोरियो डी मोगोर। लिखो, एस्टोरी होता है ना कहानी, उससे बना हुआ है एस्टोरियो डी मोगोर, ये इसकी यात्रा वृतांत है, एस्टोरियो डी मोगोर। अब आप जानते हैं कि इसके शासन काल को हम वास्तुकला का स्वर्ण काल कहते हैं, बहुत सारे इसने कार्य किए थे, तो उसका जो है नोट्स में पूरा वर्णन है। मेनली जिसमें निर्माण किया गया था, एक तो ताजमहल अपनी बीबी के स्मृति में जो बनाया, मुमताज महल की मृत्यु पर बनाया गया, वहीं पर उसका भी जो है मकबरा बना है पास में अपनी बाद में मृत्यु उपरांत, क्योंकि शाहजहां की मृत्यु कैसे हुई थी, औरंगजेब ने इसे आगरा के किले में कैद कर दिया था और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है, शायद 18 में बोल रही हूँ 1666 या कुछ ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। तो फिर इसे इनकी पत्नी का जहां मकबरा बना हुआ है दफनाया गया था, वहीं पास में ले जाकर दफनाए। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली में लाल किले का निर्माण किया है, दिल्ली में जो है कौन सा निर्माण कराया गया है, जो जामा मस्जिद है, और बहुत सारे बड़े बड़े महलों को निर्माण किया है, तो वो नोट्स में आपको मिल जाएगा। क्या, हाँ आगरा कि ये है दिल्ली वाला और वो है, अच्छा औरंगजेब है, तो ये फिर आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण करे, तो ये सब पूछा जाएगा। यहाँ पर मेनली शाहजहां के बाद का जो शासन काल रहा, जब औरंगजेब द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इसके जो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ वो जो है मेन है, और वो कहानी आपको समझिएगा तभी, क्योंकि कई लड़ाइयां उस मध्य में हुई है जिसकी वजह से जो है आगे का हमें देखने को मिलेगा। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराधिकार की लड़ाई यानी शाहजहां के पश्चात। नेक्स्ट पॉइंट हमें जो लिखना है, हेडिंग सॉरी,
शाहजहां के पश्चात अभी मृत्यु नहीं हुई है, पश्चात उत्तराधिकार की लड़ाई। शाहजहां की इच्छा थी कि इसका जो सबसे प्रिय और बड़ा पुत्र था दारा सिकोह वो बने, लेकिन जो औरंगजेब था वो कट्टर स्वभाव का था और वो चाहता था कि मैं अगला शासक बनूं। तो इस बीच इन चार भाई, इसके भी चार बेटे थे, जैसे बाबर के चार बेटे थे, शाहजहां के भी चार पुत्र थे। इन चारों पुत्रों के मध्य हमें कई जो है युद्ध देखने को मिलेंगे और अंततः जो है औरंगजेब ही जो है अगला शासक नियुक्त होगा। इसके चार पुत्रों का नाम जो था, जिसमें दारा शिकोह जो इसका सबसे प्रिय पुत्र था, उसके अलावा मुराद एक का नाम था, एक का नाम था शाह सुजा और एक औरंगजेब। ये चार इसके पुत्र थे। तो ये पिता के शासनकाल में अलग अलग क्षेत्रों के सूबेदार रहे थे या गवर्नर के पद पर थे। तो औरंगजेब अपने पिता के शासनकाल में सबसे पहला अभियान कौन किया था? बुंदेला का, जूझर सिंह के खिलाफ पहला अभियान था। लेकिन उसके अतिरिक्त यह 2 बार दक्कन का सूबेदार रहा था। तो अब लिखो बाकी कहां कहां के थे, बाकी जितने भी थे कहां पर थे। दारा सिकोह लिखो लो पंजाब का, शाह सुजा बंगाल का और मुराद बख्श जो था ये गुजरात का था। मतलब उत्तराधिकारी जो इसे बनाया गया था वो कहां का बनाया गया था? गुजरात का। हाँ, यहां भी लिख लो कब कब सूबेदार रहा था, क्योंकि 2 बार रहा है। तो पहला लिखो और दूसरा, पहला लिखो 1636 से 44 तक रहा था, 1636 से 44 तक पहली बार सूबेदार रहा और 1652 से 57 तक दूसरी बार बना दक्षिण का सूबेदार। तो जब शाहजहां बीमार पड़ जाता है तो ये अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्टली, दारा सिकोह को जो है अपने बेटे, ये कहाँ का, जहां का था? पंजाब का था। ये बंगाल में था, हाँ सॉरी, बंगाल में था ये, और ये कहाँ था? गुजरात में। ठीक। तो इससे जो है ये अपनी बीमारी के पश्चात क्या करता है, दारा सिकोह को, यानी कि बीमारी पश्चात अप्रत्यक्ष उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। जैसे ही औरंगजेब को इस बात की जानकारी मिलती है कि उसके पिता द्वारा दारा सिकोह को क्या घोषित कर दिया गया है, उत्तराधिकारी, तो वो फिर क्या करता है, पहले मुराद से मिलता है जो कि बंगाल में। मुराद क्या करता है, अपने आप को, जैसे ही उसको पता चलता है अब तो पिताजी बीमार पड़ गए वो, तो ये बंगाल में अपने आप को जो बंगाल में है शाह सुजा है, तो शाह सुजा अपने आप को बंगाल में स्वतंत्र जो है राजा घोषित कर लेता है, किसी के अंदर काम नहीं करेगा। तो उसके बाद देखो इस स्टोरी में ये होता है कि शाह सुजा तो क्या किया, अपने आप को बंगाल में स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो औरंगजेब और शाह सुजा के मध्य क्या होता है कि एक बनारस में युद्ध होता है। लिखो 1658। ये यहां एक बात लिख लेना है कि स्वयं को इसने स्वतंत्र घोषित कर लिया है, तक स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक। वहां का शासक बना के किधर रुख करेगा ये, इसके पिता ने राजधानी कहां कर दी थी, आगरा से दिल्ली, तो ये दिल्ली की तरफ रुख करेगा।
दिल्ली की तरफ रुख करता है तो बंगाल से दिल्ली जाएगा तो वो उत्तर प्रदेश ऐसे होते ही जाएगा। तो बनारस में इसकी लड़ाई होती है अपने पास 1658 में, लिखो 1658 में बनारस के पास मुगल सेना से पराजित हो जाता है, क्योंकि जब ये स्वतंत्र घोषित कर लिया तो ये मुगलों से अलग हो गया, तो मुगल सेना द्वारा ही पराजित होता है। कहां? बनारस के पास। बनारस के पास मुगल सेना के हाथों पराजय। किसे लगती है वो पराजय? वो शाह शुजा को मिलती है। नेक्स्ट लिखो। फिर इसी बीच क्या कर लेता है, क्योंकि ये मुराद के साथ जो है औरंगजेब समझौता कर लेता है। कौन कौन? मुराद और औरंगजेब, मतलब कुछ इसको गोली खिलाया होगा कि ऐसे करके तुम्हें भी अगर मैं बनूंगा तो कुछ दे दूंगा, तो ये दोनों भाई समझौता कर लेते हैं। दोनों भाई के बीच समझौता हो जाता है। फिर नेक्स्ट घटना लिखो। एक हुआ कौन सी घटना? पहले उत्तराधिकार में पहली लड़ाई बनारस वाली हुई। दूसरी लिखो 1658 में ही हुई है। 1658, अगर ईयर वो लिखना है मंथ तो लिख लो अप्रैल 1658। धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? धर्मत का युद्ध। और ये पूछा जाता है। नेक्स्ट जो होता है 1658 में ही अप्रैल में होता है धर्मत का युद्ध। और ये युद्ध होता है क्योंकि उस समय मुराद और ये तो मिल चुके थे, तो ये होता है दारा और औरंगजेब में। किसके किसके बीच होगा? दारा और औरंगजेब। और इसी समय दारा सिकोह का मदद किसने किया था? जोधपुर का जो राजा था जसवंत, उसने किया था। तो लिखो दारा सिकोह की तरफ। जोधपुर राजा जसवंत व काशिम खान ने दारा शिकोह की तरफ से नेतृत्व, दारा शिकोह की तरफ से नेतृत्व। काशिम खां, काशिम खां जोधपुर का राजा था जसवंत, और काशिम खां इनकी तरफ से था। इनने नेतृत्व किया मुगलों की तरफ से। लेकिन अंततः जीत किसकी हुई थी इसमें? औरंगजेब जो है इसमें जीत जाता है। उसके बावजूद भी दारा सिकोह शांत नहीं बैठता है, फिर से एक युद्ध करता है। लिखिए 1658 में ही सामूगढ़ का युद्ध। फिर से एक युद्ध लिखिए 1658 में सामूगढ़ का युद्ध। ये युद्ध में क्या होता है? दारा सिकोह पराजित फिर से होता है। दारा सिकोह पराजित हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ये जो समझौता हुआ था किन दोनों के बीच, दूसरे भी युद्ध में दारा सिकोह पराजित हुआ था। औरंगजेब क्या करता है? मुराद को कैद कर लेता है। जिसके साथ समझौता हुआ था, किसी बात पर विवाद हुआ होगा, जब वो दो युद्धों को जीता होगा तो हो सकता है मुराद और औरंगजेब के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हुआ होगा। तो उसने क्या किया? मुराद को कैद कर लिया, अपने अंडर में कर लिया। फिर ये फिर से युद्ध करता है। तो अगला युद्ध लिखो 1659। और याद रखना, अगर कभी पूछा जाए तो इसी युद्ध के पश्चात, सामूगढ़ युद्ध के पश्चात ही वो राज्याभिषेक कर लिया था। सामूगढ़ जब युद्ध में दारा सिकोह पराजित होगा तो वो राज्याभिषेक कर चुका है। अब लिखो नेक्स्ट 1659 इलाहाबाद के निकट खाजवा का युद्ध। इलाहाबाद के निकट खाजवा का युद्ध। खाजवा। अब ये युद्ध जो होगा, ये युद्ध होगा शाह शुजा और औरंगजेब के मध्य। किसके किसके मध्य होगा? शाह शुजा जो कि कहां पराजित हुआ था? बनारस में एक बार ऑलरेडी पराजित होने के बाद फिर दोबारा जो होता है 1659 में औरंगजेब और इसके बीच, और इसमें भी औरंगजेब की जीत हो जाती। नेक्स्ट लिखो
फिर 1659 में ही है। 1659 देवराई की या देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध एक दोहरिया युद्ध है, वो अलग है, देवराई का युद्ध अलग है। ये दोनों युद्ध ये अलग याद रखना। देवरिया युद्ध, सॉरी देवरिया नहीं, देवराई युद्ध, देवराई। अब इस युद्ध में क्या हुआ, ये युद्ध किसके बीच होगा, पुनः एक बार दारा सिको और औरंगजेब के बाद ये युद्ध होगा। इस युद्ध में लिखो औरंगजेब और दारा सिको। लिखो। अब इस युद्ध में क्या हुआ, देवराई का जब युद्ध हुआ तो दारा सिको भाग गया, उसे लग गया कि अब मैं हार जाऊंगा, लेकिन वो पकड़ा जाता है और उसे भी कैद कर लेता है। तो याद रखिएगा इसी, और बाद में इन दोनों को जो है वो मार देता है। किसे किसे, मुराद को भी और उसे भी मार देता है। किसे मार देता है, दारासी को। और कहा जाता है कि शाह जहां, कोई कारण एग्जैक्ट नहीं पता, इस बीच शाह सुजा की भी मृत्यु हो गई थी, पर यह नहीं कहा गया है कि खान का जो है खाजवा के युद्ध में हुआ था, अभी कारण नहीं पता, पर ये मर चुका था। तो अब सब कुछ किसके हाथों में चला गया, औरंगजेब। तो अब औरंगजेब जो है दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। कब अधिकार करता है वो जाकर, 1658 में वो दिल्ली पर अधिकार करता है। और अधिकार करने के बाद जो है, कहानी में एक दो बात याद रखिएगा जो प्रश्न कई बार पूछा गया है। दारा सिकोह को लेनपुर ने लघु अकबर की उपाधि दी थी या उपमा दी थी। इसके अलावा ये एक ऐसा शासक था मुस्लिम जिसने फारसी में जो है अनुवाद किसका किया था, महाभारत का। महाभारत का फारसी में और अनुवाद किया था। और एक लिखिएगा, वो लिख लीजिए, दारा सिकोह की एक रचना थी मज्म उल बहरीन, इसकी खुद की रचना थी मज्म उल बहरीन, इसकी स्वयं की रचना थी। और दूसरा पॉइंट लिखिए, शाहजहां ने मज्म, लिखूं या लिख लीजिएगा, मज्म उल, अच्छा, मज उल बहरीन, दूसरा लिखिए, शाहजहां ने दारा सिकोह को शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि, शाह ए बुलंद इकबाल उपाधि दी थी। और इसने जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। इसके अलावा ये विद्वान था, कई जो है रचनाओं का भी किया था, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कौन ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक, अब हमें कहानी किसकी समझनी है, औरंगजेब की। अपने कह सकते हैं कहीं ना कहीं तीनों भाइयों की हत्या करके, जैसे अशोक के शासनकाल में हुआ था, दो भाइयों की तो इसने ही कैद करके मृत्यु दंड दिया, एक की अज्ञात कारणों से कह सकते हैं कि मृत्यु हो गई। तो अब जो है उत्तराधिकारी घोषित हुआ औरंगजेब। इसका शासन रहा 1658 से 1707 तक। इसके पश्चात जो शासक बने उनके शासनकाल में बहुत कम जो है घटनाएं महत्वपूर्ण है। तो औरंगजेब के शासनकाल में लिखिए पहला पॉइंट, पत्नी पुत्री ये सब पता होगा कौन है, ये सब प्रश्न, मेहरुनिसा, राबिया, जैसे बीबी का मकबरा वगैरह। लिखिए सबसे पहले, पहला ऐसा मुगल शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक,
पहला ऐसा मुगल शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? और जिस नाम से ये बैठा है बस सुन लीजिए, मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी, इतनी बड़ी उपाधि के साथ। हाँ, दूसरा लिखो पॉइंट। व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण, व्यक्तिगत चारित्रिक, चरित्र मतलब चरित्र से अच्छा था, चारित्रिक गुणों के कारण इसे जिंदा पीर की उपाधि दी गई, या उपनाम, उपाधि नहीं कह सकते हैं, उपाधि अलग होता है, उपनाम जिंदा पीर का, जिंदा पीर। नेक्स्ट लिखो। प्रथम अभियान ओरछा के राजा जूझर सिंह के खिलाफ। प्रथम अभियान ओरछा के राजा जूझर सिंह के खिलाफ। दो बार ये दक्षिण का वो रहा है सूबेदार, वो हमने नोट कर लिया है। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट। दक्षिण के अतिरिक्त गुजरात, मुल्तान व सिंध का गवर्नर नियुक्त। दक्षिण के अतिरिक्त गुजरात, मुल्तान व सिंध का भी गवर्नर नियुक्त, मतलब वहां भी ये गवर्नर के रूप में रहा था। अब लिख लो राजनीतिक अभियान, राजनैतिक अभियान। राजनैतिक अभियानों में पहला पॉइंट लिखो दक्षिण का अभियान, दक्षिण का अभियान। दक्षिण के अभियान के लिए समय समय काल पे अलग अलग लोगों का पूछा वो नेतृत्व के लिए भेजा गया है, तो कई बार क्रम आपसे पूछा जा सकता है, तो लिख लो दक्षिण अभियान के नेतृत्वकर्ताओं का क्रम। दक्षिण अभियान के नेतृत्वकर्ता का सही क्रम। लिखो शाइस्ता खां, शाइस्ता खां, जय सिंह, शाइस्ता खां, जय सिंह, मुअज्जम, बहादुर खां, शाह आलम, बहादुर खां, शाह आलम और एक स्वयं औरंगजेब। इन सभी लोगों ने दक्षिण अभियानों का अलग अलग समय में जो है वो किया था। अब हुआ क्या था कि सबसे पहले जब ये शासक बना, उससे पूर्व, शासक तो ये 58 में बना था, उससे पूर्व क्या हुआ था, 1656-57 में एक संधि की गई थी। किसके साथ? बीजापुर के साथ मुगलों ने एक संधि की थी। और आप जानते हैं कि बीजापुर को शिवाजी यानी मराठों का भी मदद मिलता था, तभी तो उन्होंने अहमदनगर पे अभी तक पूर्ण अधिकार नहीं पाया था। तो गोलकुंडा में भी मुगलों ने भी वहां भी करता था, तो बीजापुर उनका साथ दे रहा था। तो बीजापुर में पहले संधि की गई थी, लेकिन उस संधि का उल्लंघन कई बार किया गया। जब हम पढ़ रहे थे वो क्या था, अमीर कुछ करके नाम था, अंबर,
हाँ, मलिक अंबर वगैरह वो सब कहानियां चलती रही थी। लेकिन हमें अभी यहाँ औरंगजेब के शासनकाल को देखना है। तो अब यहाँ लिखो कि औरंगजेब के शासनकाल में यहाँ पहली बार जो हुआ था वो लिखो 1660 से 81 के बीच कई घटनाएं हुई थी। 1660 से 81। तो 1660 से 81 तक की जो घटना है वो यहां तक वाली मानी जाती है कि अलग अलग समय काल में यही है वो 16 से 60 से 81 तक के बीच की, जब अलग अलग समय काल में इनके नेतृत्व में बीजापुर पर वो किया गया। और फिर अंततः जाकर दूसरी जो माना जाता है, यानी दो भागों में हम पढ़कर समझते हैं बीजापुर की घटना को, तो वो माना जाता है अंत में, सबसे अंत में 1681 में ही स्वयं औरंगजेब वहां का नेतृत्व करता है। यानी कि वहां से 20 सालों में लगभग 5 लोग गए और फिर अंततः कौन गया? औरंगजेब गया था नेतृत्व करने। इस नेतृत्व के बाद क्या हुआ था? तो अब लिख लो, पहला हेडिंग बना लो बीजापुर। शाइस्ता खां के नेतृत्व में, पहला पॉइंट देखो, शाइस्ता खां के नेतृत्व में बीजापुर के शासक के साथ एक संधि हुई। सबसे पहले नेतृत्व 1660 में कौन करने गया? शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां जब गया तो दोनों के बीच क्या हुआ? एक संधि के तहत युद्ध का अंत किया गया। लेकिन जब संधि को नहीं माना गया, यानी कि शाइस्ता खां और बीजापुर के शासक के बीच जो संधि की गई थी उसका जब उल्लंघन किया गया, तो उसी से ऐसे लिखना, फिर उसके नीचे ऐसे कि उससे ये रिलेट होके होगा। अब लिखो 1656 में संधि को पूर्ण न करने के कारण या के आरोप में लिख सकते हो कि संधि के उल्लंघन के आरोप में लिखो 1656 ईस्वी में संधि के उल्लंघन के आरोप में जय सिंह ने बीजापुर पर आक्रमण, तो दूसरा कौन करेगा? जय सिंह किया। तो यानी कि यहां जो है घटना 56 जय सिंह ने किया, 66 नहीं, यानी ये जय सिंह ने 56 में ही किया है। यानी शाइस्ता खां से जो संधि हुई है ये हम कह सकते हैं शाहजहां के ही शासनकाल में हुई होगी। यानी कि 60 से पहले की ये संधि होगी। 1600 कब तक शासन किया था उसने? 56 तक किया था। तो हम कह सकते हैं कि 1656 से पूर्व की जो है, एग्जैक्ट शाइस्ता खां वाला नहीं लिखा है, उसमें लिख लो 1656 से पूर्व लिख लेना। एग्जैक्ट को हाँ समय नहीं मेंशन है कि कब किया था, तो लिख लो 1656 से पूर्व। दूसरा लिखो, उससे आप जानते हैं इसके अलावा मुगलों ने 1665 में कौन सी संधि की थी? पुरंदर। किसके साथ की थी संधि वो? तो ये जैसी तो मुगलों की तरफ से गया था ना, शिवाजी। हाँ, मराठों के साथ संधि हुई थी। कब की संधि थी वो पुरंदर की? 65 की संधि थी। तो वो संधि एक हुई थी 1665 में। तो एक नोट करके लिख लो, 1665 में मुगलों और मराठों के मध्य, मुगलों व मराठों के मध्य पुरंदर की संधि। अब इसमें क्या किया कि मराठों ने संधि का उल्लंघन किया। 65 की संधि थी, इसने संधि का उल्लंघन करके फिर से किसका साथ दिया? बीजापुर के शासक का। जबकि संधि में ऐसा अक्सर होता है कि आप हमारे शत्रु को शरण नहीं देंगे, ना उससे मैत्रीपूर्ण संबंध रख सकते हैं और ना ही कोई युद्ध कर सकते हैं। तो इसने क्या कर दिया?
मराठों ने उस संधि का उल्लंघन करके फिर से बीजापुर, तो ये भी जो कहा जाता है कि असफल रहा था। क्या रहा था? जो जय सिंह का भी आक्रमण रहा वो असफल रहा। नेक्स्ट लिखो। यहाँ क्या लिख लिया था? 81 नहीं है ये, 86 लिखना, जब औरंगजेब किया है 86। इस बीच मुअज्जम भी जाएगा, बहादुर खां भी जाएगा, शाह आलम भी जाएगा, लेकिन सब जो है असफल ही रहा, कोई भी घटना। अब यहां से लिखो लास्ट। वर्ष 1686 में औरंगजेब के नेतृत्व में 1686 में औरंगजेब के नेतृत्व में हुए आक्रमण के पश्चात बीजापुर पर मुगलों का अधिकार, बीजापुर पर मुगलों का अधिकार। ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले जितने भी गए थे उन्होंने कहीं ना कहीं सिर्फ समझौता कोई ना कोई करके उस जो है युद्ध का निर्णय, मतलब वो क्या कह सकते हैं, उस युद्ध का अंत किया था। यानी कि सबके समय काल में जो है यहां पर आके जो है बीजापुर किसका साम्राज्य का हिस्सा हो जाएगा? हिस्सा हो जाएगा जब इसके नेतृत्व में। तो यहाँ प्रश्न जो पूछा जाएगा, एक तो जयसिंह वाला पूछा जाता है और एक औरंगजेब। बाकी ये किए हैं, क्रम पूछा जाए तो याद रखिए इनके समय की संधियों का इतना ज्यादा जो है विस्तार से उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट लिखना। गोलकुंडा। गोलकुंडा शासक कौन था गोलकुंडा का? हाँ, अब्दुल्ला कुतुब शाह या शाह कुतुब शाह, कुछ भी लिख। अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसके बाद अब्दुल्ला जो कुतुब शाह मेन शासक था, इसके बाद जो शासक अगला बना था उससे एरोन निकाल के नीचे लिख लो, अबुल हसन शाह। अबुल हसन शाह अगला शासक बनेगा। लेकिन जब अबुल हसन शाह शासक बनेगा तो ये नामात्र का शासक होगा, याद रखना, क्योंकि ये एक कमजोर शासक था तो इसके पास नामात्र की शक्तियां थी। उस समय वास्तविक शक्ति जो थी, लिखो मदन्ना व अखन्ना नामक दो लोगों के पास, मदन्ना और अखन्ना। और इन दोनों का जो है कह सकते हैं कि मराठों में शिवाजी से अच्छे संबंध थे। किनके? इन दोनों के संबंध जो थे बहुत अच्छे थे। तो यहां पर जो होता है सबसे पहले 1685 में कह सकते हैं कि पहली बार यहां पर अभियान किया जाता है। तो ये दक्षिण भारत का अभियान था। तो यहां के अभियान का जो नेतृत्व किया था, शायद अगर हम करें, क्योंकि यहां हमने किसके, सिर्फ हम बीजापुर के अभियानों का तो क्रम देखे नहीं है, दक्षिण भारत के अभियानों का क्रम है। तो यहां जो किया गया था 1685 में, वो लिखिए इसके नेतृत्व में। लिखिए वर्ष 1685 में मुअज्जम के नेतृत्व में गोलकुंडा पर आक्रमण। सोलह सौ पचासी में मुअज्जम के नेतृत्व में गोलकुंडा पर आक्रमण, लेकिन ये जो है असफल रहा। तो उसके पश्चात क्या हुआ, फिर से लिखो 1687 में स्वयं अकबर ने, सॉरी औरंगजेब ने, स्वयं औरंगजेब ने या औरंगजेब के नेतृत्व में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। 1687 में, तो 86 में किसको पर किसे साम्राज्य का हिस्सा बनाया औरंगजेब ने? बीजापुर को। और 1687 में किसे बना लिया? गोलकुंडा।
तो हमने पीछे क्या पढ़ा था कि शाहजहां के शासन काल तक सूबों की संख्या कितनी थी, 18 थी। तो अब सूबों की संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो लिख लो यहीं पर कि अब मुगल सूबों की संख्या 20 है, यानी जो 18 थे और 2 और बढ़ गए। अकबर और जहांगीर तक, क्योंकि साम्राज्य विस्तार अकबर ने शुरू किया था, तो अकबर और जहांगीर तक सूबों की संख्या 15 थी। शाहजहां की संख्या में 3 बढ़ेगा, कौन कौन, एक कश्मीर आ जाएगा, एक उड़ीसा आ जाएगा और एक ठट्टा आ जाएगा, तो 18 हो जाएगा। और ये बीजापुर और गोलकोंडा पे अधिकार करके इन्हें 2 नया सूबा बना लेगा, तो टोटल 20 जो हो जाए सूबों की संख्या। नेक्स्ट लिखो। दक्कन का मराठा अभियान। हाँ, दक्कन का मराठा अभियान। अब हमने देखा कि जैसे ही बीजापुर का भी मदद करता था शिवाजी और गोलकुंडा का भी मदद करता था शिवाजी, जैसे ही इन 2 क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया, औरंगजेब, मराठा क्या पड़ जाएंगे, कमजोर ऑलरेडी पड़ गए। फिर शिवाजी की मृत्यु कब हो जाती है, संधि जो हुई थी, कौन सी संधि, पुरंदर की संधि, उसका भी उल्लंघन किया गया था। अल्पकालिक समझौता माना जाता है क्योंकि 1665 की संधि थी, लेकिन उस संधि के बावजूद भी 1866 में किसका साथ दिया था, जयसिंह का। जयसिंह को 18 नहीं, 1616 में तो वो उल्लंघन मान लिया गया था। तो शिवाजी के जैसी ही मृत्यु होती है, कब होती है शिवाजी के मतलब, हाँ, 1680 में जब शिवाजी की मृत्यु हो जाएगी, तो लिख लो एक लाइन कि शिवाजी के मृत्यु के पश्चात पुत्र संभाजी की हत्या कर दी जाएगी, पुत्र संभाजी की हत्या, तथा साहू जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी तो साहू जी मुगलों के कैद में रहते हैं और बाद में देखिएगा कि उन्हें जो है निकाला जाता है। जब कर्नाटक का संघर्ष वगैरह शुरू होगा तब। तो ऐसे जो है मराठों का भी एकदम कमजोर पड़ गए। नेक्स्ट लिख लो, एक और हुआ था 1660 में, एक और घटना हुई थी जिस पर लिख लो 1660 में मीर जुमला के नेतृत्व में, मीर जुमला के नेतृत्व में अहोम पर अधिकार किया था मुगलों ने। अहोम पर अधिकार का मतलब असम, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है अधिकार कर लिया था। बस इतना याद रखना पूछा जाए तो। और यहीं पर मीर जुमला की जब मृत्यु हो जाएगी तो शाइस्ता खां को वहां का सूबेदार बनाया जाएगा अहोम का। खैर वो पूछा नहीं जाएगा। अब लिखो जाट विद्रोह। जाट विद्रोह, अब जाट मूलतः जो पाए जाते हैं वो राजस्थान में पाए जाएंगे, थोड़े बहुत हरियाणा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे या वेस्टर्न का कुछ एरिया जो है जाट को, पर मूल रूप से आपको ज्यादातर हरियाणा और राजस्थान में जाट। तो जाटों में हमने पढ़े 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होगी तो भरतपुर में स्वतंत्र राज्य की नींव रखी जाती है, लेकिन उससे पूर्व 3 जो है लड़ाइयां जाटों के साथ होती है। तो लिखो जाटों के साथ विद्रोह या जाट विद्रोह, सिंपल लिख लो जाट विद्रोह। पहला लिखो तिलपत के जमींदार, तिलपत वहां एक स्थान है, तिलपत के जमींदार गोकुल जाट को मुगलों ने पराजित, मुगलों ने पराजित। तो पहला ये हुआ कि जाटों ने विद्रोह किया। पहली बार विद्रोह का कारण क्या बना, जो तिलपत का जमींदार था उसको मुगलों ने पराजित किया, तो जाटों ने विद्रोह किया। दूसरा लिखो राजा राम जाट के नेतृत्व में, राजा राम जाट के नेतृत्व में मुगल सेनापति की हत्या। जब इन्होंने वो पराजित किया तो जब जाटों ने विद्रोह किया तो दूसरा विद्रोह जो हुआ राजा राम के नेतृत्व में, और इसमें किसकी हत्या हुई,
मुगल सेनापति की हत्या हुई। और उसी समय एक बात और बस ध्यान रखना कि जो अकबर का मकबरा है, अकबर का मकबरा पहले से बना हुआ, तो उसमें बहुत लूटपाट किया गया था जाटों द्वारा और बहुत सारा धन लूटकर वो लोग ले गए थे। तीसरा लिखो, राजा राम के भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में विद्रोह। तो ये विद्रोह होगा और इसी विद्रोह से 1707 में जब उनकी मृत्यु होती है तो आगे जाके चूड़ामन और फिर कौन एक सूरजमल था, उन दोनों ने मिलकर स्वतंत्र जाट राज्य की नींव रख देंगे। तो ये 3 विद्रोह जाटों के शासनकाल में। नेक्स्ट लिखो, बुंदेला विद्रोह। अब सबसे पहला बुंदेला का ही विद्रोह किया था अपने शासनकाल में औरंगजेब ने, लेकिन उस समय जो शासक था वहां का कौन था, जूझर सिंह, उसके लिए हुआ था। लेकिन इसके शासनकाल में बुंदेला पे जो विद्रोह किया था तो उसमें लिखो 1661 में चंपत राय बुंदेला वहां का शासक, यानी कि उस समय वहां का शासक कौन था, चंपत राय बुंदेला। तो पहला जो है विद्रोह इसके शासनकाल में हुआ। फिर लिखो, चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने पुनः विद्रोह। तो 2 विद्रोहों के पश्चात क्या होता है कि फिर एक संधि कर ली जाती है, किसके किसके बीच, बुंदेला राजा और औरंगजेब के बीच। तो लिखो 1605 में, सॉरी 1705 में दोनों के मध्य संधि, दोनों के मध्य संधि। और इसी संधि तो हो गया, लेकिन जैसे ही 1707 में मरेगा, याद रखिएगा बुंदेलखंड में भी स्वतंत्र राज्य की नींव रख ली जाएगी। उस समय बहुत रखा था जिसमें बुंदेलखंड का वर्णन नहीं, पर यहां भी उसकी मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य रख लिया जाएगा। नेक्स्ट लिखो, सतनामी विद्रोह। सतनामी याद रखिएगा कि जो हरियाणा वगैरह का क्षेत्र है वहां पर एक कृषक समुदाय है। जैसे कि जाट भी मेनली क्या है, जाट मेनली कृषक और पशुपालक ही होते हैं। फिर वो कुछ जो विद्रोह वगैरह में आए, लेकिन मूल रूप से आज भी जब आप जाएंगे हरियाणा व राजस्थान में तो वो मूल रूप से जो है कृषक हैं और पशुपालक। जैसे कि कहा जाए तो बिहार पूर्वांचल क्षेत्रों में जो यादव कास्ट होता है वो भी यही होता है, मूल रूप से क्या होते हैं, कृषक होंगे या पशुपालक। अब तो देखो किसी भी नौकरी में जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पुराने समय में होता था कि आपके जाति धर्म के आधार पर आपका जो पेशा है वो तय होता था। अब तो हर वर्ग हर काम को कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि कौन सा वर्ग कौन सा कार्य, कोई भी जाति कोई सा काम कर रहा है। तो ये भी मेनली वही थे और वो भी। तो जाटों का जो विद्रोह हुआ, वैसे ही उस उधर के समूह में एक समुदाय होता है जो सतनामी के नाम से जाने जाते हैं, वो कृषक समुदाय होते थे। तो क्या हुआ कि कृषकों को क्या किया गया कि इन्हें सैनिक सेवा में भी ले गया गया। तो ये माना जाता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि अभी तक जो लड़ाई हमें देखने को मिला किसके साथ होता था, किसी देसी रियासतों के साथ होता था, किसी राजा के साथ होता है। पहली बार देखा गया कि सैनिक और किसानों के मध्य लड़ाई हुई। तो लिख लो, पहली बार किसान और सैनिकों के मध्य लड़ाई। सतनामी से ऐसे बस कर लेना, एक सतनामी से एक एरो करके लिख लेना, कृषक समुदाय होता है। और यहाँ पर तो हरियाणा का नरनौल क्षेत्र वही है। नरनौल में किसका जन्म हुआ था, नरनौल क्षेत्र में किसका जन्म हुआ था, नरनौल में हुआ था शेर शाह का। तो इसी, अब लिखो 1672 में हुए इस युद्ध को कुछ समय पश्चात
शांत कर दिया गया, यानी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो कोई युद्ध किसी क्षेत्र के लिए हुआ ही नहीं था। किसानों के साथ किसी बात पे होकर विवाद हुआ होगा जिसकी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ था। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा अंतिम निर्णय, क्योंकि किसी शासक के बीच कह सकते हैं ये, या देशी रियासत के बीच का युद्ध नहीं था। नेक्स्ट लिखो, राजपूत विद्रोह। राजपूत विद्रोह मेंस का पढ़ो फिर अच्छा लगता है। पहले जब हम लोग के टाइम मेंस में होता था, कम प्रश्न लिखना होता था, एक एक प्रश्न बड़ा बड़ा लिखना होता था। अब तो चेंज कर दिया पैटर्न। नेक्स्ट लिखो, राजपूत। पहला मारवाड़, पहला लिखो मारवाड़। शासक जसवंत सिंह। मारवाड़ का शासक कौन था अभी? जसवंत सिंह। हुआ क्या कि 1678 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के पश्चात कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। इसका जो पुत्र होता है बहुत छोटा होता है, तो कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं होने के कारण क्या करते हैं, मुगल जो है अस्थायी तरीके से इसको अपने अधीन कर लेते हैं। लेकिन जब मुगल इसे अपने मारवाड़ को अप्रत्यक्ष तरीके से अपने अधीन करते हैं, तो एक घटना होती है, उसे लिखो। मारवाड़ का सूबेदार दुर्गादास ने, मारवाड़ का सूबेदार दुर्गादास ने जसवंत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र, यानी छोटा जो बच्चा होता है, जसवंत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र अजीत सिंह को शासक घोषित। ये कब घोषित करेगा? 1678 में, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तब। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन पश्चात ही 1679 में 1679 में मुगल पुनः मारवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। पहले अप्रत्यक्ष तरीके से किया था, तो उसने उसे शासक घोषित किया, तो इन्होंने पुनः जो है अधिकार कर लिया। और इसी अधिकार के पश्चात बताओ एक घटना क्या घटित हुई थी महत्वपूर्ण। 1769 में, सॉरी 1669 में जब ये हो जाएगा, 69 होता है नहीं, 7 पर 9 क्या होता है, 79 लिखना, 69 मत लिख लेना, 79 लिखे हो ना, 79 लिखना, एक तो 69 79। तो उसके पश्चात क्या होगा, हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया जाएगा, लिखो यहीं पर। इसी के पश्चात हिंदुओं पर पुनः जजिया कर आरोपित। तो अब बताओ जजिया कर को किसने समाप्त किया? इससे पहले की बात होगी ना, मोहम्मद शाह तो बाद में आएगा जजिया कर को समाप्त करने। इससे पहले किसी ने समाप्त किया। लागू करने का मतलब क्या है? हाँ, अकबर। अकबर ने समाप्त किया तो जहांगीर में भी नहीं आया, शाहजहां में नहीं आया। लेकिन इसने क्या किया, हिंदुओं पर पुनः लागू कर दिया जजिया कर। फिर आप जाएंगे तो जहांदार के शाह के समय भी हटाया जाएगा, उसके पश्चात भी एक शासक हटाएगा। अंततः जो पूछा जाए तब होगा रंगीला जो था उसने किया था। तो वो अंततः की बात है, वो बात की। नेक्स्ट लिखो, मेवाड़। मेवाड़ में राजा कौन था अभी? अजीत सिंह लिखो, शासक अजीत सिंह। अजीत सिंह। राजसिंह ने, एक वहां राजा था राजसिंह, राजसिंह ने अजीत सिंह की सहायता करने के लिए, राजसिंह ने अजीत सिंह की सहायता करने के लिए
मुगलों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। राज सिंह ने अजीत सिंह की मदद करने के लिए मुगलों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। अब इसी बीच औरंगजेब के पुत्र का नाम क्या था, जिसने अपने बाप के खिलाफ ही विद्रोह किया था? अकबर। इसीलिए कहा जाता है एक कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसने अपने बाप को कैद किया था, बाप को जेल में रखा, मृत्यु, तो इसका बेटा जो था इसी के विरुद्ध किया था और उसी समय किया था। इसने उसका मदद दिया था। जो अकबर था अपने पिता के खिलाफ ही जाकर उनसे मिल गया था। वो अकबर जो था, अकबर द्वितीय कहलाता था, वो अपने पिता के खिलाफ ही जाकर उनका साथ देता था। अकबर ने राजपूतों के साथ मिलकर, अकबर द्वितीय लिखना, अकबर तो पहला है, अकबर द्वितीय ब्रैकेट में लिख लेना, औरंगजेब का पुत्र। अकबर द्वितीय राजपूतों के साथ मिलकर अपने पिता के खिलाफ ही साजिश शुरू किया। और ये साजिश किस लिए था? सत्ता से हटाने के लिए, क्योंकि अंतिम क्या होता है? उत्तराधिकार, गद्दी पाना। तो गद्दी पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता था, तो अकबर ने किया। तो अंत में यहां का नेतृत्व कौन करता है? स्वयं औरंगजेब। लिखो, जब इसका बेटा इसके खिलाफ हो जाता है तो यहां का नेतृत्व कौन करता है? स्वयं औरंगजेब यहां का नेतृत्व करेगा। स्वयं औरंगजेब द्वारा यहां का नेतृत्व किया जाएगा। अब कुछ सिख विद्रोह भी हुए थे, लिख लो सिख विद्रोह। नौवे सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या। अच्छा, इन दोनों के अतिरिक्त कौन मुगल शासक था जिसने जो है सिखों की हत्या करवाई थी? ये नहीं तो मैं तो वही बोल रही हूँ, जहांगीर ने एक करवाई थी, शाहजहां ने किसकी हत्या थोड़ी करवाई थी? हाँ, और औरंगजेब। तो मैं यही तो पूछ रही, जहांगीर और औरंगजेब के अतिरिक्त कौन मुगल शासक था जिसने सिखों की हत्या करवाई थी? वो क्योंकि गुरुपद तो नहीं था, लेकिन जब गुरुपद समाप्त कर लिया गया था तो किसी को तो बनाया गया था, बांदा बहादुर जो था। तो जो फरुखसियर था उसने अपने शासनकाल में बांदा बहादुर और उसका पुत्र, पुत्र का नाम एग्जैक्ट नहीं याद है, उन दोनों की हत्या करवा दिया था। तो वो तीसरा था जिसने सिखों की हत्या। दूसरा पॉइंट देखो, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, सॉरी, और हाँ, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह प्रथम ने, क्योंकि अगला शासक यही बना था, बहादुर शाह प्रथम ने अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह से संधि की थी। औरंगजेब के मृत्यु पश्चात बहादुर शाह प्रथम ने अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह से संधि की। लेकिन जब फरुखसियर बनेगा तो जैसे गोविंद सिंह की मृत्यु होगी तो बांदा बहादुर नेतृत्व करता है सिख संप्रदाय का, क्योंकि गुरु का पद तो समाप्त कर लिया गया, तो वो इसकी भी हत्या करवाएगा और उसके बेटे की भी हत्या करवा देता है। तो वो याद रखेगा, तीसरा मुगल शासक था जिसने जो है हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट लिखो। अब सारे अभियान वगैरह जो भी होने थे हो गए। अब लिखो, औरंगजेब के शासन काल में औरंगजेब के शासनकाल के प्रमुख सुधार व निर्णय, मतलब क्या क्या वो उसने निर्णय और एक साथ, क्योंकि अलग से फिर ऐसा नहीं है कि बहुत सारा इसने किया था। तो लिखो,
आप जानते हैं कि ये सुन्नी, वैसे भी ये लोग मुगल सुन्नी थे, तो ये बहुत कट्टर और रूढ़िवादी तरीके का था। तो रूढ़िवादिता जहां भी आएगी किसी भी धर्म में, ऐसा नहीं कि हिंदू हो या मुसलमान, वो अपने ग्रंथों पर निर्भर ज्यादा हो जाएंगे। जैसे हिंदू रहेंगे तो रूढ़िवादिता होगी, तो क्या होता है, वेदों की तरफ, मनु स्मृति, हमारे में कभी भी चर्चा होता है तो क्या देखेंगे, सनातन धर्म, मनु स्मृति, इस पर विवाद। हमेशा हिंदू में जब भी विवाद होगा इन्हीं बातों पे, वेदों में, कि वेद में ये लिखा हुआ है, सत्य है, ये ऐसा है। इसने जो किया, क्योंकि ये भी रूढ़िवादी था, कट्टर स्वभाव का था, तो इसने जो है जितने भी नियम बनाए या कानून या जिस तरह इसने राज्य किया, उसमें शरीयत के नियमों को आधार बना के, तो पहला पॉइंट लिखो, शरीयत के नियमों को आधार मानकर शासन किया। जबकि हम अलाउद्दीन खिलजी के शासन में क्या देखे थे कि वो शरीयत के नियमों को ना मानकर क्या किया था, प्रामाणिक तरीके से, यानी कि तार्किक तरीके से, उस तरह से सिद्धांत किया था, शासन किया था। तो शरीयत यहां पर जो शब्द होता है, कुरान में जो मेंशन हो, यानी कि जो इनका ग्रंथ है कुरान, उसमें जो कुछ लिखा हो, जैसे कि वहां पर तो मान लो लिखा रहेगा कि ये बात जो है हिंदू ऐसे होते हैं, किसी भी ग्रंथ में दूसरे जो है उनके बारे में, तो वो ऐसे तार्किक तरीके से नहीं करेगा। दूसरा लिखो पॉइंट, शरीयत के नियमों को आधार बनाकर शासन करेगा। पारसी धर्म में प्रचलित, पारसी धर्म में प्रचलित नौरोज त्योहार को बंद। शुरू किसने किया था नौरोज का त्योहार? हाँ, बलबन द्वारा किया गया था। तो पारसी धर्म में जो प्रचलित था नौरोज का, वो इसने बंद करा दिया, क्योंकि इसे सिर्फ शरीयत के नियमों से चलना था, इसलिए ऐसा किया। नेक्स्ट लिखो, सिजदा को वो बंद करवा के वो ला दिया था चहार ए तस्लीम, था वो सिजदा जैसा ही, झुकना ही था, उसमें और अधिक झुकना था। सिजदा तो सिर्फ ऐसे करते हैं, ये हाथ को जमीन तक ले जाकर ऊपर उठाना था, उसने सिजदा को समाप्त किया था। हाँ, नेक्स्ट लिखो, हिंदुओं पर जजिया कर आरोपित, हिंदुओं पर पुनः जजिया कर आरोपित, हिंदुओं पर पुनः जजिया कर आरोपित। दार उल हब्र के स्थान पर, दार उल इस्लाम, दार उल हब्र के स्थान पे, दार उल हब्र के स्थान पे क्या ला दिया, दार उल इस्लाम। इसका अर्थ क्या होता है, इससे पूर्व हमने इस शब्द का जो है चर्चा किया है, किसके शासनकाल में भी ये हमें देखने को मिला था, दार उल हब्र से दार उल इस्लाम, दिल्ली सल्तनत में। एफएसटी तो नहीं, ऐसा वो तो अच्छा शासक, कल्याणकारी निरंकुश शासक कह सकते हैं उसको, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम भी था। तो ये दार उल हब्र का अर्थ होता है काफिरों के देश से, कैसा देश चाहिए, काफिरों के देश से इस्लाम का देश चाहिए। यानी कि हम एक ऐसा राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं जो इस्लाम से प्रेरित राष्ट्र हो, ना कि वो खुदा को न मानते हो। तो इसने दार उल हब्र से दार उल इस्लाम की तरफ। नेक्स्ट लिखो, अकबर द्वारा शुरू किए गए झरोखा दर्शन को समाप्त, अकबर द्वारा शुरू किए गए झरोखा दर्शन को समाप्त। वैसे शुरू किया था, लेकिन झरोखा दर्शन सबसे ज्यादा प्रचलन में किसके सामने, जहांगीर के सामने में समय काल में रहेगा। तो झरोखा दर्शन को समाप्त। नेक्स्ट लिखो, तुलादान प्रथा समाप्त। तुलादान प्रथा भी किसने शुरू की थी, अकबर। क्या होता था तुलादान प्रथा, किसी भी शुभ दिन के, जैसे कि मान लो जन्मदिन है या मृत्यु, ऐसे उतने जितना वजन है उतना सोना चांदी तौलकर गरीबों में दान करना। तो लिखो, तुलादान प्रथा को समाप्त।
मुद्राओं पर यानी सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। मुद्राओं पर कलमा खुदवाना बंद। नेक्स्ट लिखो। मुस्लिमों पर लगने वाले व्यापारी कर, कौन सा कर लगाया जाता था मुस्लिमों पर व्यापार पर? तमगा कर। लिखो, मुस्लिमों पर लगने वाले व्यापारी कर तमगा कर को समाप्त तथा हिंदुओं पर चुंगी कर आरोपित। चुंगी कर व्यापार पे ही लगता है, तो हिंदू पर लगता था पर मुस्लिम पर नहीं लगेगा। नेक्स्ट लिखो। अकबर द्वारा 1563 में, अकबर द्वारा लिखो, चुंगी कर, व्यापारी कर को चुंगी कर भी, व्यापारी कर भी लिख सकती हो, चुंगी कर उसी को कहते हैं व्यापार पे जो कर लगता है। अकबर द्वारा शुरू की अकबर द्वारा 1563 में समाप्त किए गए तीर्थ कर को पुनः लागू। उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, तो इसने क्या किया? पुनः लागू कर दिया। नेक्स्ट लिखो। व्यापार में राहदारी कर, राहदारी कर किस पे लगेगा? कॉमन सेंस से बताइए। हाँ, परिवहन के लिए जो टैक्स दिया जाता है, राहदारी कर शुरू, यानी कि जो भी लोग व्यापार करेंगे तो उन्हें परिवहन का चार्ज देना पड़ेगा। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेना, पहले से चली आ रही राजपूत नीति को समाप्त, राजपूत नीति को समाप्त। एक मिनट, कौन सा जात एवं सवार में ये कुछ अलग से लगाता था? अकबर में था ना जात एवं सवार। हाँ लिखो। नक्श प्रथा क्या थी? नक्श प्रथा, नक्श या कनकूत प्रथा क्या था? नक्श या कनकूत प्रथा अनुमान के आधार पर जो राजस्व लिया जाता था, नक्श के बगल में लिख लेना, या कनकूत भी उसे कहा जाता है। अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारण जब किया जाता है, रेवेन्यू लिया जाता है, उसे कहा जाता है नक्श प्रथा। तो लिखो, नक्श प्रथा औरंगजेब के समय सर्वाधिक प्रचलित। शुरू किसने किया था नक्श प्रथा को? अकबर ने शुरू किया था। जब हम अकबर के बारे में पढ़े थे तो वहां जिक्र किया था, लेकिन सबसे अधिक प्रचलन में किसके शासनकाल में रहा? औरंगजेब के शासनकाल में ये सबसे अधिक प्रचलन में रहा। एक और बात इसके समय थी जो कि औरंगजेब ने शुरू किया था और इसने उसे और बड़े पैमाने पर लागू किया था, जो जात एवं सवार से संबंधित था। क्या था वो? उसे कहते हैं
हाँ लिखो, मशरूत मनसब, मशरूत मनसब, हाँ मशरूत, मशरूत मनसब क्या होता है? मशरूत मनसब ये औरंगजेब के समय ही ज्यादा प्रचलन में था। इसमें क्या होता था कि विशेष परिस्थिति में रखी जाती थी, और सवार जो होता था जात से अधिक होगा। हमेशा क्या होता था, जात सवार से अधिक होता था ना, यहां पर क्या हुआ, सवार जात से अधिक। विशेष परिस्थितियों में यानी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो सवार की संख्या जात से अधिक रखी जाएगी। ये जो है औरंगजेब के समय, जबकि वहां पर हमने जो प्रथा देखी थी वो थी दाह दृष्टि, जिसमें होता था कि वो एक घोड़े पर, कभी कभी एक सवार को दो घोड़े दे दिए जाते थे, एक जात को मतलब दो सवार दे दिए जाते थे। तो ये था औरंगजेब के। औरंगजेब ने कुछ थोड़े बहुत जो कार्य किए हैं, बनवाए वगैरह, वो नोट्स में आपको मेंशन मिल जाएगा। अब हमें क्या पढ़ना है, उत्तर मुगल कालीन। तो उत्तर मुगल कालीन में आपको बहुत ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर मुगल कालीन शासकों में थोड़ा बहुत एक जो याद रखिएगा पॉइंट, क्योंकि पढ़ना हमें कुछ भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो उत्तर मुगल कालीन शासकों में अगर मैं बात करूं, उत्तर मुगल कालीन शासक, कालीन शासक कब से कब तक, 1707 से 1857। तो एक याद कर लेना पॉइंट, उसमें क्रम जो उनका है, जैसे बहादुर शाह जहांदार शाह बनेगा, फिर जाकर फर्रुखशियर बनेगा, फिर जो भी बनेंगे शाह आलम बनेगा, उसके बाद जो कुछ भी, एक बहुत कम के लिए दोनों बनते हैं भाई जो थे, क्योंकि तो उसमें 3-4 पॉइंट आपको याद रखना होता है। एक क्रम को देख लेना अपने से, कब पूरा क्रम मेरे को भी एग्जैक्ट नहीं याद है वो, ठीक। तो इसके में एक बात पढ़ना कि किन की जो है नियुक्ति सैयद बंधुओं ने कराई थी। तो सैयद बंधुओं ने सिर्फ फर्रुखशियर की ही नहीं नियुक्ति की थी, फर्रुखशियर की सबसे पहले किसे हटाकर की थी, जहांदार शाह, क्योंकि जहांदार शाह का भतीजा था फर्रुखशियर। फर्रुखशियर की वो हत्या करवा के, सॉरी जहांदार शाह की हत्या करके फर्रुखशियर को, लेकिन फर्रुखशियर को जब लगता है कि हाँ इनकी जो है मतलब धीरे धीरे मेरे शासन में वर्चस्व बढ़ रहा है, तो उन दोनों ने क्या किया, फर्रुखशियर को भी हटवा दिया। और उसके बाद के जो दो शासक बने हैं, जो बहुत कम शासनकाल के लिए बने हैं, उनका नाम रबी उद्दौला और एक और कुछ है, दोनों का उसी तरह का नाम है, जिसमें से एक जो है शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता है, जो दूसरा बनता है शासक वो शाहजहां द्वितीय, वो उसका नाम है रियल नेम। तो वो दोनों को भी सैयद बंधु के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। और उसके पश्चात कौन बनता है शासक, हाँ उसकी भी जो है मोहम्मद शाह रंगीला की नियुक्ति भी सैयद। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा इनमें। लेकिन हम जो प्रश्न अक्सर बनते हैं उसमें एक कहानी थोड़ी सी यहाँ स्टोरी को समझ के, 1707 में हो जाएगी औरंगजेब की मृत्यु। सर आ चुके हैं क्या, टाइम कितना हो गया? अच्छा कोई नहीं, थोड़ा सा बस समझ लीजिए, क्योंकि उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पे वापस चले जाएंगे। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो उस समय बंगाल में जो दीवान के पद पे था वो मुर्शिद कुली खां था, और उस समय बंगाल का सूबेदार कौन था, अजी मुशान था। वहीं अजी मुशान जिसने 3 क्षेत्र दिए थे जिसपे कलकत्ता शहर की स्थापना हुई है। तो अजी मुशान हमेशा जो है औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में रहता था कार्यों से, क्योंकि सूबेदार था, और मेन बंगाल में देखरेख होता था मुर्शिद कुली का। जैसे ही ये मरता है तो फिर मुगलों की स्थिति कमजोर हो जाती है। तो ये इनमें से बहुत क्या करते हैं, स्वतंत्र राज्य की नींव रखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं हैदराबाद में हमें देखने को मिलेगा, कर्नाटक, इधर बंगाल में 1717 में रख देगा, मुर्शिद कुली खां रखेगा। तो मुर्शिद कुली खां कब रखता है, जब फर्रुखशियर का शासनकाल होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पहला हो जाता है आपका फर्रुखशियर। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि फर्रुखशियर के समय ही
बंगाल में स्वतंत्र, और बंगाल उस समय सबसे बड़ा प्रांत था, तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य रखा जाएगा। कब की बात है? 1717 में। और 1717 से कब तक रहता है? याद करिए, 1764 में होता है बंगाल सॉरी बक्सर का युद्ध, 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। तो 1765 तक जो है बंगाल स्वतंत्र रूप में रहता है, लेकिन 57 के पश्चात ही यहाँ पर कठपुतली सरकार की तरह सरकार रहती है, यानी जो अंग्रेजों के इशारे पे काम। सबसे अंत में नजमुद्दौला जो है यहाँ का नवाब रह जाता है, और उसके पश्चात नवाब का पद समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही बंगाल किसके आधिपत्य में चला जाएगा? ब्रिटिशों के। तो एक यहाँ ऊपर से एक इसका जो है 1717 का मैग्ना कार्टा जो कंपनी का था, घोषणा पत्र जो फरमान जारी किया, वो भी कई बार पूछा जाएगा। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला से बहुत ज्यादा प्रश्न आपका नहीं बनता है, लेकिन थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा बहुत देख लेना, बस जजिया कर को यही पूरी तरह जो है समाप्त कर देगा। एक आप देखना कि 1757 के समय मुगल शासक कौन था? कौन सा था? बहादुर शाह द्वितीय। कौन सा? तो वो तो उसके समय था, बक्सर के युद्ध में। 1757 में कौन था? हाँ, जो अली गौहर कहलाता था। तो एक देख लीजिए वहां के 1757 के समय, और एक 1764 के समय जो है, और एक 1857। यहाँ इन तीनों घटनाओं के समय जो भी मुगल शासक हैं उन्हें देख लीजिएगा। खैर यहाँ से बहुत क्रम से कई बार पूछे गए हैं, क्रम पूछा जा सकता है, क्रम को रट लेना, उत्तरकालीन मुगल शासकों में क्रम को रट लेना, इनके समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन्हें थोड़ा सा पढ़ लेना। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। पहले बता दो कहाँ लास्ट हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री? बंगाल विभाजन ही हुआ है एंड वहां। तो बंगाल विभाजन के पश्चात मुझे लग रहा है उसके बाद भी एक क्लास हुई है।